और जयपुर में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर। जयपुर में 2 दिन यह चिंतन शिविर चलेगा। विधानसभा के बजट सत्र पर भी चर्चा होगी, सत्ता संगठन में तालमेल पर भी मंथन किया जाएगा। तो चिंतन शिविर आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय चिंतन शिविर है और इसमें तमाम विधायक, कैबिनेट मंत्री पहुंच रहे हैं। और दिनेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दिनेश, 2 दिन का चिंतन शिविर है, इसमें सत्ता संगठन के तालमेल की भी चर्चा होनी है, साथ ही बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्या हाइलाइट्स इस बैठक के? अब बिल्कुल आसिफ, देखिए 2 दिन तक ये चिंतन शिविर चलेगा और खास बात ये है कि ये पूरी तरीके से आवासीय चिंतन शिविर है, यानी विधायक मंत्री जो भी हैं वो 2 दिन एक साथ यहां पर गुजारेंगे होटल में ही। 8 तारीख को जो है ये चिंतन शिविर खत्म होगा। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो तकरीबन 2 दर्जन मंत्री विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं और तकरीबन जो है वो 20 से 22 विधायक आज शामिल नहीं हो पाएंगे। कई विधायक जो है बीमार है, कुछ लोगों की जो है वो कोविड हो रखा है, किसी के घर में परिवार में जो है वो शादी ब्याह है, इसलिए नहीं आ पाएंगे। कुछ विधायक और मंत्री जो हैं वो दूसरे राज्यों में गए हैं वहां विधानसभा चुनाव में, तो इसलिए वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो आज तकरीबन 20 से 22 विधायक इस चिंतन शिविर में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन कल जो है वो कुछ और विधायक इस शिविर में जुड़ जाएंगे। प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत, इन सबका आज शाम को 5 बजे यहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। ये जो होटल लीला है पीछे, इसमें जो है यहां पर जो है वो चिंतन शिविर रखा गया है और अभी तक तकरीबन 2 दर्जन मंत्री विधायक यहां पर पहुंचे हैं। मंत्रियों की अगर बात करें तो बीडी कल्ला यहां पर पहुंचे हैं, टीकाराम जूली, महेश जोशी, शकुंतला रावत, अर्जुन सिंह बामणिया, ये तमाम मंत्री जो हैं पहुंचे हैं। और जहां तक मुद्दों की बात है तो देखिए कई सारे मुद्दे हैं, कई मुद्दे वो जो पार्टी द्वारा बताए जा रहे हैं और कई मुद्दे वो हैं जिसका जो है अनुमान लगाया जा रहा है। पार्टी द्वारा जो मुद्दे बताए जा रहे हैं उनकी अगर बात करें तो देखिए चर्चा होनी है बजट सत्र से ठीक पहले, क्योंकि ये चिंतन शिविर हो रहा है तो बजट सत्र की किस तरीके से तैयारी की जाए, क्योंकि इस बार मुद्दे कई महत्वपूर्ण हैं, जैसे रीट है, अलवर मामला है, इसके साथ ही किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो विपक्ष इन सब मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा है। किस तरीके से विपक्ष को माकूल जवाब एकजुट होकर दिया जा सकता है, इसकी जो है तैयारी है। साथ ही ये भी चिंता है कि कुछ सत्ता पक्ष के ही विधायक कहीं सदन में सरकार को ना घेर बैठे, तो इसीलिए उनको जो है अभी से एकजुटता का संदेश यहां पर दिया जाएगा। गहलोत पायलट जो है वो भी एक मंच पर यहां पर होंगे, तो उसके जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश होगी। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव जुलाई में 4 सीटों पर होने वाले हैं राजस्थान में, उसकी तैयारी भी इस जो है वो चिंतन शिविर को माना जा रहा है। तो तमाम ये मुद्दे हैं। इसके साथ ही दूसरे मुद्दों की अगर बात करें तो सरकार के 3 साल के कामकाज पर चर्चा होगी, जन घोषणा पत्र जो है उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही डिजिटल सदस्यता अभियान कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है, उसके तहत 50 लाख सदस्य तकरीबन बनाए जाने हैं पूरे प्रदेश में, तो उसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसे लेकर चर्चा होगी। तमाम जो लोग यहाँ पर आए उनसे हमने बातचीत की और सबका यही कहना है कि विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है उससे सत्ता पक्ष डरने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो सरकार अपने कामकाज से विपक्ष को करारा जवाब देगी और ना केवल सदन के बाहर बल्कि सदन के अंदर भी करारा जवाब विपक्ष को मिलेगा। इसके साथ ही देखिए अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन विधानसभा में अभी मुख्य सचेतक नहीं है, विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं है, तो ये संभावना है कि ये जो शिविर होगा तो उसमें इन नामों पर चर्चा की जाए कि किसे मुख्य सचेतक बनाया जाए, किसे जो है वो विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया जाए। इसके साथ ही पॉलिटिकल नियुक्तियां भी। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही। एक हस्ताक्षर, एक दस्तावेज आज दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया, लेकिन उनकी आवाज, उनकी सदाएं आज भी गूंज रही हैं और हमेशा गूंजती रहेंगी। आज लता मंगेशकर को हर किसी ने याद किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी ने उनके साथ अपनी यादों को साझा किया। आज सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर ने
आखिरी सांस ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ली और अब से कुछ समय पहले उनकी पार्थिव देह को उनके घर लाया गया है। तमाम राजनीतिक हस्तियों का, तमाम बॉलीवुड पर्सनैलिटीज का उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू है। 2 दिन राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की गई है। आधा राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अंतिम दर्शनों के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। लता मंगेशकर एक ऐसी आवाज जिसको गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत तक के नागरिकों ने सुना, सराहा और उन तमाम गायकों की वो रोल मॉडल रही जिन्होंने संगीत गायकी में अपना करियर शुरू किया। लता मंगेशकर साल 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदा हुई थी। उसके बाद मुंबई चली गई। 1929 से लेकर 2022 यानी कि इसे आसान भाषा में कहा जाए तो उन्होंने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब नरेंद्र मोदी तक का सफर तय किया। दस्तावेज इसलिए कि अपने आप में उन्होंने एक पूरा इतिहास समेट रखा था। बहुत संघर्ष करके वो यहां तक पहुंची थी, लेकिन जब उन्होंने गाना शुरू किया तो लगा कि अब ऐसी दूसरी आवाज हिंदुस्तान में नहीं आ पाएगी। पूरी दुनिया ने उन्हें खूब प्यार किया, पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया। तमाम पुरस्कार उन्होंने अपने नाम किए और शायद वो अकेली ऐसी गायिका हैं भारत की, हिंदुस्तान की, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से नवाजा जाता है, यानी कि उनके मुकाबले कोई दूसरा स्वर नहीं। हजारों गाने उन्होंने गाए, 20 भाषाओं से ज्यादा में उन्होंने गाने गाए, 20,000 से ज्यादा उन्होंने गाने गाए, अलग अलग भाषाओं में गाने गाए। भारत रत्न उन्हें 2001 में दिया गया। ऐसा कोई पुरस्कार, ऐसा कोई सम्मान नहीं है जो लता मंगेशकर को ना मिला हो। 92 साल की उम्र में उन्होंने आज आखिरी सांस ली। और कुछ प्रतिक्रियाएं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के विदा होने पर। लता मंगेशकर जी के निधन से एक संगीत का युग समाप्त हुआ। लता जी ने अपनी आवाज से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में। मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस सबको इस सहन की शक्ति दे। मेरी मुलाकात कई दफे हुई थी उनसे और उन्होंने एक दफे बहुत साल, करीब 25 साल पहले मुझे आशीर्वाद भी दिया था। आज मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का दिन है। बहुत दुखद खबर। स्वर कोकिला लता जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। पूरा सिनेमा जगत, संगीत जगत आज अनाथ हो गया। अपनी मां को खो दिया। आवाज कहां से आएगी? भारत की पहचान थी लता जी। लता दीदी ने संगीत को और आवाज को एक संस्कार, संस्कृति के साथ, एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था, वो अब भरपाई बहुत मुश्किल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिए, स्वर और संगीत का एक पवित्र संगम अगर कहीं देखना होता तो वो लता जी थी और लता दीदी थी। उन्होंने संगीत को साधना के रूप में और स्वर को संकल्प के रूप में जिया और पूरे देश को संगीत और स्वर के प्रति सम्मान दिलाने का काम किया है। उनका एक बहुत मशहूर एक गाना था कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न हम समझ सके न तुम। अगर इस पूरे के पूरे इस गाने को आप सुनेंगे तो आज लता जी की आपको बहुत याद आएगी।
मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि, और उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको इस इतने बड़े दुख को सहने की शक्ति दें। यहाँ पर 1928 में उनका जन्म हुआ था। अगले 3 साल 4 साल वो यहाँ रहे थे और उनकी मासी इंदौर की हैं। जब हमको पहले मालूम था कि ये स्थली है, पर जब 1976 में उनकी मासी जो प्रेमनगर में थी, कुछ रिश्तेदारों को लेके जगह दिखाने लाई थी, तब ये कंफर्म हुआ था कि ये यहाँ पे लता मंगेशकर जी का जन्मस्थली यही है। ये बिल्डिंग पूरा एक वाड़ा होती थी, आगे से लेके पीछे तक 2 गली के अंदर, तो बीच में एक कमरा होता था कोने में, जो आज टूट गया है। 1960 के अंदर जब ये मकान वापस से बना था, तो हम लोगों को ये पक्का मालूम पड़ गया था कि लता जी का जन्म यहीं हुआ है और उनकी मासी यहाँ पे वो कभी आए यहाँ मुलाकात? नहीं, उनका एक बार संयोग बना था आने के लिए, वो भैयू महाराज के वहाँ आई थी, पर तबीयत खराब होने के कारण वो यहाँ पे आ नहीं पाई थी। बाकी उस समय के मराठी समाज के लोगों ने यहाँ पे तैयारी करके रखी थी, पर वो आ नहीं पाई थी। आज लता जी के जाने के बाद बड़ा दुख हो रहा है। लता जी वो शख्सियत थी कि पाकिस्तान ने बोला था कि आप कश्मीर ले लो और हमें लता जी दे दो, तो ऐसी शख्सियत का जाना, और सबसे बड़ी बात इंदौर में उनका जन्म हुआ, जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये लता जी का जन्म हुआ था। आज हम लोगों ने यहाँ सुबह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हजारों लोग यहाँ आके श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो आज ये बड़ा गम का विषय है। हम परमपिता परमेश्वर माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी बेटी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जब 8:12 पे लता जी ने अंतिम सांस ली और समाचारों के माध्यम से मालूम पड़ा कि लता जी नहीं रही, पूरे इंदौर शहर में एक गमगीन माहौल हो गया और अपने आप में एक बड़ा दुख हुआ कि हमने एक ऐसी स्वर कोकिला को खो दिया जिसकी हम रिक्त स्थान की पूर्ति इस जीवन में कभी नहीं कर सकते। इंदौर शहर के बारे में अधिकांश चर्चाएं करती थी, अब कैसा बन रहा है, कैसा शहर है, इस विषय में अधिकांश उनसे बात हुआ करती थी। तो ये तमाम वो लोग जो अपने अपने तरीके से लता मंगेशकर को याद कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, उस आवाज को याद कर रहा है जिसने अपनी आवाज से 30,000 से ज्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी आवाज हमेशा उनके चाहने वालों के बीच बनी रहेगी। नहीं रही सुरों की लता, संगीत के युग का हुआ अवसान। जादुई आवाज अब नहीं सुनाई देगी। लता के बिना संगीत की महफिल कैसे सजेगी? अपनी मखमली आवाज से 7 दशकों तक लोगों के दिल पर राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। अपनी दिलकश सुरों से तन मन को झंकृत कर देने वाली लता मंगेशकर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। दशकों फिल्मी दुनिया की गायकी में एक छत्र राज करने वाली लता मंगेशकर का जन्म 18 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर से विरासत में मिले संगीत ने उनके मन में भी बचपन से ही गायक बनने की प्रेरणा डाल दी थी। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाएं। Part of a soul, part of a consciousness of India, Indianness, Hindustani music, Urdu poetry, Hindi poetry, Bengali, and so many other languages she sang. And
this void is going to remain forever for all of us. And in my experience with her, it goes back to my dad, who I believe who passed away when I was very young. I had a picture of her near his bed, so he would wake up with her face and get inspired to go to the recordings. So it starts there. Coming to me, I was so lucky to record a few songs with her, sing along with her, be a part of a show where I learned probably one of the most important things about performing on stage. I never taken my singing seriously because I've always imagined myself as a composer and a musician. And when the few songs which I've composed for her, after the rehearsals at 4 p.m., she would go to this room, sit with her assistant and start singing that very slowly, every lyric clearly. And then I just passed that set and said, is that her practicing for the show? And that one incident changed my life. And so then every show I go, I would just go off and put the tampura and practice, get my warm-ups and done. Every lyric coming out, the way it comes out, the intention behind the song. One day I was just speaking to her and she said, you know, those days Naushad Saab used to make us come for 11 days for rehearsal. I said, how long do you take? I said, no, I would learn it immediately, but still he'll insist that we go for this 11 days rehearsal. And then you understand the depth of each song has so much of investment of time, love, spirituality, passion. राजस्थान की राइटर पेंटर इरा टाक का नया उपन्यास लव ड्रग इस वैलेंटाइन डे पर रिलीज होने जा रहा है। यह उपन्यास एक लव स्टोरी पर आधारित है। इससे पहले भी इरा का वैलेंटाइंस डे पर ही रिलीज हुआ ऑडियो नॉवेल गुस्ताख इश्क काफी पसंद किया गया। राइटर इरा के मुताबिक लव ड्रग एक इंटेंस लव स्टोरी है जिसे खूबसूरत किस्सा गोई में पिरोकर पेश किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि पिछले बार की तरह इसे यंग रीडर्स काफी पसंद करेंगे। यह उपन्यास 14 फरवरी से उपलब्ध होगा। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस